बच्चों कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके बीच में एक वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम पढ़ रहे थे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हम जान रहे थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या सुधार होने चाहिए थे, इस पर चर्चा की है। और आज हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार के ऊपर बात करेंगे और भारत का जो विचार है क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार का, और इसके साथ ही जो एक ध्रुवीय व्यवस्था है उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका है, क्या वो अमेरिका को कंट्रोल कर पाता है या एक बोनस साबित होता है। इस सब के बारे में हम पूरे उसमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार। तो सबसे पहले 2005 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ के 60 साल पूरे हो गए थे, तो इस उपलक्ष्य में एक समारोह का आयोजन किया गया था और सारे देश इकट्ठे हुए थे। तो उस समय इस बात पर चर्चा की गई कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है उसका न्यायाधिकार क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल करनी चाहिए। तो कुछ चीज़ें निकल के सामने आई थी और वो इस प्रकार से हैं। निम्नलिखित कदम उठाने पर उन लोगों ने फैसला किया था, सभी लोगों ने, विश्व बिरादरी ने। तो सबसे पहला था कि शांति संस्थापक आयोग का गठन होना चाहिए। शांति संस्थापक आयोग, तो हम बात करते हैं कि शांति संस्थापक आयोग जो होगा वो कैसे काम करेगा, किन किन देशों पे काम करेगा, किन किन मुद्दों पे काम करेगा। क्या वो सिर्फ बाहरी आक्रमण से रक्षा की बातें करेगा या परमाणु रक्षा की बातें करेगा, या फिर देश में जो आंतरिक व्यवस्थाएं फेल हो रही हैं वहाँ जो मानवाधिकारों का हनन होता है या नागरिकों के ऊपर अत्याचार होते हैं उनके बारे में बात करेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर स्वयं उन लोगों के पास भी नहीं था जिन्होंने ये सारी चीजें बनाई थी। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है कोई भी राष्ट्र नागरिकों की रक्षा में जब असफल हो तो विश्व बिरादरी की जिम्मेदारी है कि वो उसमें हस्तक्षेप करे। तो यहाँ फिर एक विवादित प्रश्न सामने हो जाता है कि किसी देश के असफल होने पर विश्व बिरादरी जो है कैसे काम करेगी, क्या उसके दायित्व होंगे, वो किस तरह से उनको सहायता देगी, कैसे स्थापित करेगी, ये सारी चीज़ें। और क्या इस बहाने कोई और देश किसी दूसरे देश में हस्तक्षेप नहीं करेगा, जैसे कि इराक के ऊपर हुआ था या अन्य अफगानिस्तान में हस्तक्षेप हुआ था या अन्य राष्ट्रों में हस्तक्षेप हुआ है। तो इस पर क्या कोई बड़ा देश किसी छोटे राष्ट्र के मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करेगा? ये कुछ ऐसे यक्ष प्रश्न हैं जिनके जवाब शायद किसी के पास नहीं है। तीसरा है कि मानवाधिकार परिषद की स्थापना होनी चाहिए। तो ये तो पूरा हो गया है, ये 19 जून 2006 से मानवाधिकार आयोग इस परिषद जो है वो सक्रिय है और सभी विश्व के साथ साथ विश्व स्तर पर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, राष्ट्रीय स्तर पर है और राज्यों के स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी ये कार्यरत है। लेकिन यहाँ भी एक विवादित प्रश्न है कि मानवाधिकारों में कौन कौन से अधिकार, क्या माना जाएगा कि कहाँ पर कौन से कृत्य से जो है मानवाधिकारों का हनन हुआ है, या मानवाधिकारों का क्या पैराग्राफ है, किस हद तक उनकी रक्षा की जा सकती है, ये फिर वही विवादित प्रश्न है। और फिर भी मानवाधिकार के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हो रहा है और जब भी ऐसा होता है, कोई युद्धबंदी के बारे में यातनाएं देते हैं या कहीं पर कोई नरसंहार होता है, तो ये मानवाधिकार वाले अपना मुद्दा उठाते हैं और कहीं ना कहीं लोग कुछ काम करने से पहले, चाहे पुलिस वाले हों या कोई सरकार हो, तो इन बातों को थोड़ा ध्यान रखती है कि कहीं ऐसा नहीं हो मानवाधिकार वाले आकर वो हल्ला करने लगे, है ना। तो और अगला जो है सहस्त्राब्दी लक्ष्य को प्राप्त करने पर सहमति, मिलेनियम गोल्स को अचीव करने पर इन लोगों पर सहमति हुई। पर इस पर भी फिर वही विवाद है कि ये लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, जबकि बहुत सारे जो देश हैं वो अभी विकासशील अवस्था में हैं, ये अविकसित अवस्था में हैं, तो वो इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जो सहस्त्राब्दी लक्ष्य है वो बहुत बड़ा है, बड़े बड़े उसमें सब स्वप्न हैं, इन सबको पूरा करने में विकासशील देश या अविकसित देश कैसे सहायक हो सकते हैं। तो ये भी प्रश्न है। और फिर भी जब तक हम लक्ष्य नहीं रखेंगे तो उसको प्राप्त करने का तरीका नहीं ढूंढेंगे तब तक उनको प्राप्त कैसे किया जाएगा। आगे है हर रूप रीति के आतंकवाद की निंदा, इस पर सहमति बनी कि आतंकवाद चाहे किसी रूप का हो, किसी रंग का हो, किसी भी स्थिति में हो, सभी की पूरा विश्व समुदाय संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य इसकी निंदा करेंगे। तो बात फिर वही आ गई कि आतंकवाद में किसको शामिल किया जाएगा, कौन सी गतिविधि जो है आतंकवाद में शामिल की जाएगी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि आतंकवाद के ऊपर सभी विश्व जो है, पूरा विश्व लगभग एकजुट है और सबसे ज़्यादा त्रासदी झेली है भारत, उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। हमने आतंकवाद को इतने वर्षों से झेल रहे हैं और आज भी झेल रहे हैं, सामना
आतंकवाद का भारत बहुत बड़ा भुगतान हुआ है, लेकिन अब विश्व बिरादरी जो है भारत की आवाज़ को सुनती है और पाकिस्तान के खिलाफ बोलने की भी निंदा भी की जाती है समय समय पर। तो एक अच्छा पहल है ये। अगला है ट्रस्टीशिप काउंसिल को समाप्त करने पर सहमति। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो 1994 से स्थगित कर दी गई है। इसका जो आखिरी मेंबर था पलाऊ, वो भी उससे चला गया, तो फिर उसके बाद इसको स्थगित कर दिया। अभी समाप्त तो नहीं किया पर स्थगित कर दिया गया। और एक और है लोकतंत्र कोष का गठन किया जाए। अब यहाँ भी प्रश्न उठता है कि लोकतंत्र कोष का गठन तो कर देंगे, लेकिन विश्व समुदाय या संयुक्त राष्ट्र संघ इस कोष को कैसे यूज करेगा, कैसे उपयोग करेगा, कहाँ लोकतंत्र कोष का जो गठन हो जाएगा उसको जो अमाउंट होगा उसको कैसे कैसे कहाँ कहाँ उपयोग करेंगे, ये भी प्रश्न है। क्योंकि आपने ये तो कह दिया कि ये होगा, पर वो कैसे कैसे होगा इस पर अभी बात करना बाकी है। इसमें कुछ चीज़ें जो है अचीव हो गई हैं तो, और कुछ चीज़ों पर अभी बातचीत जारी है, काम जारी है। तो ये न्यायाधिकार की ये बातें जो है उस समय हुई थी। अगला जो टॉपिक हम देखते हैं वो है संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत क्या सुधार चाहता है, भारत की क्या भूमिका हो संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार के ऊपर। तो भारत सबसे पहले ये चाहता है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो सहयोग और विकास पर जोर दे, है ना, क्योंकि विकास से ही जो है वर्तमान में सारी चीज़ें तय होंगी। विकास के आधार पर ही जो लक्ष्य हैं वो प्राप्त किए जा सकते हैं। और जो विकासशील राष्ट्र हैं, विकसित राष्ट्र हैं, अविकसित राष्ट्र हैं, विकसित तो विकास कर ही चुके हैं, अविकसित और विकासशील राष्ट्रों को जो विकास की आवश्यकता है उस पर संयुक्त राष्ट्र संघ सहयोग दे और उनको विकास की धारा में ऊपर उठाकर लाए। भारत की ये सोच है कि तभी संयुक्त राष्ट्र संघ जो है बहुत प्रभावी तरीके से काम कर पाएगा या उसका वर्चस्व विश्व में कायम रहेगा। अगला जो है कि वो कैसी सुधार चाहता है, तो दूसरा है उसकी संरचना में सुधार चाहता है। वो चाहता है कि जो सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या है वो चाहे अस्थायी सदस्य हो या स्थायी सदस्य हो, दोनों में ही बढ़ोतरी की जानी चाहिए। क्योंकि अब जो है 193 मेंबर हो गए हैं। शुरुआत में 51 राष्ट्रों से शुरू हुआ था, तब जो है 5 स्थायी सदस्य थे और आज 193 सदस्य हैं आम सभा में। फिर भी जो है सिर्फ 5 स्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद की। सुरक्षा परिषद की जो गतिविधियाँ हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अब उसके जो दायरे भी बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्षेत्र बड़ा है, तो इसमें प्रतिनिधित्व भी बढ़ना चाहिए। जो एशिया है, मैंने पहले भी चर्चा की है आपसे कि 4 विकसित राष्ट्र उसके स्थायी मेंबर हैं और एक चीन को शामिल किया है एशियाई देश को, तो वो भी विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ही आता है कहीं ना कहीं। और जो दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है, एशिया का पूरा भाग है, ये अभी भी प्रतिनिधित्व से वंचित हैं। तो भारत का ये मानना है कि सभी जो महादेश हैं उनको इसमें शामिल किया जाए। और कहीं ना कहीं भारत जो है स्वयं भी उसमें स्थायी सदस्यता के लिए दावेदार है। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए मापदंड तय किए गए थे 1997 की जांच कमेटी के द्वारा कि ये मापदंड होने चाहिए, तो भारत लगभग सारे मापदंड पूरा करता है। सबसे पहले तो वो एक बड़ी जनसंख्या वाला राष्ट्र है। विश्व का 1/5 भाग जो है भारत में निवास करता है विश्व की जनसंख्या का। तो जो बड़ी जनसंख्या की बात कही गई थी वो भी भारत पूरा करता है। जो अर्थव्यवस्था की बात कही गई थी, बड़ी अर्थव्यवस्था हो, तो आज भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, कोई भी देश उसको अनदेखा नहीं कर सकता। तो दूसरी शर्त भी लगभग भारत पूरी करता है। तीसरा जो हो कि लोकतंत्र का सम्मान करता हो, मानवाधिकार को सम्मान करता हो, तो उस मामले में भी भारत खरा उतरता है। जब से भारत स्वतंत्र हुआ है तब से भारत में लोकतंत्र पूरी तरह से समृद्ध है और सशक्त रूप से आगे बढ़ रहा है। और मानवाधिकारों के मामले में भी भारत में ऐसी घटनाएं यदा ही शायद घटी हो या कम ही देखने सुनने को मिलता है कि भारत ने मानवाधिकारों का उल्लंघन किया हो। और जो शर्त थी कि उसके बजट में बड़ा हिस्सा हो, तो समय समय पर भारत एक बड़ा योगदान अब संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में देता है, जिससे कि उसका दबदबा बना रहे और उसको भी स्थायी सुरक्षा परिषद में जाने का मौका मिले। तो ये सारी चीज़ें, विविधता की जब बात होती है तो भारत भौगोलिक रूप से भी बहुत विविध है, विभिन्न संस्कृतियाँ इसमें हैं, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सभी धर्मों को यहाँ प्रश्रय दिया जाता है, समान सम्मान दिया जाता है। तो इस तरह से लगभग जो मापदंड दिए गए थे उन सभी को भारत पूरा करता है। और भारत ये चाहता है कि वो एक वीटो पावर प्राप्त हो उसको, क्योंकि निषेधात्मक शक्ति जो है, पावर जो है बहुत ज़रूरी है और इसके लिए भारत इंटरेस्टेड भी है। और वो उसका दावेदारी करता है कि भाई सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य मिले और उसको वीटो पावर भी मिले। हालांकि भारत चाहता है और सारे मापदंडों को पूरा भी करता
कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि भारत वीटो पावर प्राप्त करे। पाकिस्तान तो है ही सही, लेकिन और अन्य देश भी चाहते हैं, क्योंकि एक तो भारत की परमाणु शक्ति से कहीं ना कहीं भयभीत है, और कुछ कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो उसके रिश्ते हैं उस हिसाब से भी इसको ये वीटो पावर वाली शक्ति नहीं देनी चाहिए। तो ये अपने अपने इंटरेस्ट हैं, लेकिन भारत प्रयासरत है और हो सकता है कुछ वर्षों में उसको उसकी सदस्यता प्राप्त हो जाए। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इस पर हम बात कर रहे थे, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर रहे थे कि क्या अब जब चूंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया है और चूंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन हुआ था उस समय द्विध्रुवीय व्यवस्था के चलते हुआ था, दो महाशक्तियां आपस में लड़ रही थी, स्थिति थी, तो उसका रोल दोनों को टकराव से रोकना था। लेकिन अब चूंकि 1991 के बाद सोवियत संघ के विघटन के बाद सिर्फ विश्व परिदृश्य पर एक ही महाशक्ति बची है, अमेरिका। तो क्या रोल है, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की इस बढ़ी हुई शक्ति को कम करने में या उसकी किसी ऐसी गतिविधि की आलोचना करने में सक्षम है कि जो अवांछित हो विश्व के लिए? तो कुछ संशय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ पूरी तरह से ये जो अपेक्षा है उसको पूरा नहीं करता है। उसके कुछ कारण हैं कि अमेरिका के वर्चस्व को वो कम नहीं कर पा रहा है, या अमेरिका दादागिरी जैसी स्थिति कर रहा है, चाहे वो इराक पर हमले वाली बात हो या तालिबान के लिए अलकायदा पर जो 9/11 के हमले के बाद जो कार्रवाइयाँ पूरे विश्व पर हुई थी, विश्व स्तर पर जगह जगह हुई थी, तो उसने उस संबंधित देश को भी सूचित नहीं किया था, वहाँ की सरकार को और संयुक्त राष्ट्र संघ को भी सूचना दिए बिना बहुत बड़े व्यापक स्तर पर कार्रवाई की थी। और हम समय समय पर देखते हैं कि उसको जहाँ जो करना होता है वो कर लेता है, एक तरह से दादागिरी वाली स्थिति है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ क्यों कंट्रोल नहीं कर सकता? इसके कुछ कारण हैं। पहली बात तो ये है कि वो सोवियत संघ की गैर मौजूदगी में जो है सबसे बड़ी ताकत बन गया है, आर्थिक और सैन्य क्षमता उसकी बहुत बड़ी है, जिसका मुकाबला अभी कोई नहीं कर पा रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ उसको कैसे कंट्रोल करेगा, उसकी किसी नीति की, किसी रवैये की कैसे आलोचना कर सकता है? अगला जो है दूसरा कि वो उसके बजट में बहुत बड़ा योगदान देता है। अमेरिका जो है संयुक्त राष्ट्र के बजट में बहुत बड़ा अमाउंट पे करता है, जिस वजह से भी संयुक्त राष्ट्र संघ जो है कहीं ना कहीं दबा रहता है और वो उसके सामने आंखें दिखाकर बात नहीं कर सकता। उसके अलावा उसका भू क्षेत्र जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सारी संस्थाएं जो हैं वो अमेरिका के भू क्षेत्र में बनी हुई हैं, और वो जो नौकरशाह हैं वहाँ जो काम कर रहे हैं वो भी अमेरिकी हैं। तो इन सारी चीज़ें इफेक्टेड होती हैं। जब उनके ही आदमी काम कर रहे हैं, उन्हीं की ज़मीन पर बना हुआ है, तो उनको आगे कैसे दिखा सकता है ना? तो इस तरह से अमेरिका के वर्चस्व को नियंत्रित करने में संयुक्त राष्ट्र संघ अभी तो सक्षम नहीं है, यही कहा जा सकता है। और बात करें चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सबसे बड़ा प्रतिनिधि होता है वो महासचिव होता है, और महासचिव के चयन में भी अमेरिका की चलती है, बहुत मानी जाती है उसकी राय को। तो जो व्यक्ति उसी के जो है उससे चुनकर आएगा, उसी के रहमो करम पर वो उसके खिलाफ कैसे आवाज़ उठाएगा? तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जो कि अमेरिका के वर्चस्व को कम करने में या उसकी नीति की आलोचना में या उसके रवैये को कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं बाधक हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की मजबूरियों के कारण उस पर कंट्रोल पूरी तरह से उसकी हर बात की निंदा नहीं कर सकता है, लेकिन उसके बाद भी हम ये आशा करते हैं कि कोई तो ऐसा मंच है जहाँ बैठकर पूरा विश्व जो है एकजुट हो सकता है, आपस में बातें हो सकती हैं, और अगर कोई किसी देश की ऐसी कोई नीति है या रवैया है तो उस पर भी बैठकर बातचीत हो सकती है ना? दोनों पक्षों के बीच में बातचीत करने का एक मंच है। अगर ये भी नहीं होगा तो कुछ भी नहीं है ना? और स्थितियाँ बदतर हो सकती हैं। जैसा कि शुरू में ही मैंने बताया था आपको कि ये स्वर्ग में पहुँचाने की गारंटी नहीं है, लेकिन नर्क में जाने से बचाता है, तो बुरी स्थिति में पहुँचने से बचाता है। ये तो नहीं कि वही स्वर्ग के सपने दिखाएगा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। उसमें जो सभी का निकल के आता है कि सुरक्षा परिषद के सदस्यों में बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो 1965 में इसकी सदस्य संख्या 11 कर दी गई थी, लेकिन स्थायी सदस्य वही 5 के 5 हैं। 11 से 15 कर दी गई 65 में, तो लेकिन सदस्य वही 5 के 5 है। आज भी दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका और एशिया का बहुत बड़ा भाग जो है इसमें प्रतिनिधित्व नहीं है। तो संभावनाएं यही हैं और यही विचार किया जा रहा है कि इस तरह से होना चाहिए कि सभी को इसमें प्रतिनिधित्व मिले। तो ये अगर भारत मुद्दा ये उठता है कि भारत को इसमें सुरक्षा परिषद में स्थायी प्रतिनिधित्व दिया जाए, तो ऐसी बहुत सी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, जैसे जापान है, ब्राज़ील है और भी हैं, तो वो भी मांग करेंगे कि हमको भी इसमें
व्यवस्था तो स्थायी कर सके। तो ये सारे मुद्दे हैं और इस तरह से तो बहुत सारी बाधाएं लगती हैं कि भारत वहाँ तक पहुँचेगा, और देखते हैं, हम आशा करते हैं और आशा करना हमारा फर्ज भी है क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। अगला अध्याय कल से प्रारंभ होगा, अध्याय 7। तो जो वीडियो में आपको समझ में नहीं आए या कुछ मुद्दे ऐसे हों जो छूट रहे हों कहीं, आप डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सएप पे जो नंबर दिया है उस पर। लेकिन थोड़ा सा, चूँकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ भी रहे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान रखें, तुरंत ही आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। दूसरा, विभिन्न प्रकार के प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं मैडम हिस्ट्री का भी बता दो, भूगोल का भी बता दो। तो बताने को तो ठीक है, क्वेश्चन के आंसर आपके दिए जाएंगे, पर समय की कुछ प्रतिबद्धताएं हैं। समय की कमी के कारण आपके प्रश्न, चूँकि अभी तक मेरा ये अनुरोध है आप सभी से कि जो अभी तक वीडियोस चल रही हैं उनसे संबंधित प्रश्न अगर आप पूछेंगे तो मैं शायद आपको बहुत क्विकली आंसर दे पाऊंगी, क्योंकि आधे के अध्याय में अभी अध्ययन बाकी है। ये किताब पहली बार आपके बीच में आई है, सभी तीनों सब्जेक्ट की, सभी आर्ट के सब्जेक्ट की जो NCERT पहली बार लगी है। तो मुझे भी थोड़ा सा देखना पड़ता है, पुराना पर इतना होता है तो सडनली हम उसको बता देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि उस समय में क्या कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। आप अपना क्वेश्चन डाल दें, जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं उसका आंसर आपको दूंगी, चाहे वो इतिहास का भी प्रश्न क्यों ना हो, मैं ज़रूर आंसर दूंगी। इसी के साथ अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, और ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब मुझे अगर मैं लिंक नहीं भी डाल पाती हूँ, कई बार भूल जाते हैं, इतने सारे ग्रुप्स को शेयर करती हूँ, कभी किसी कोई ग्रुप छूट भी जाता है, तो अगर आप सब्सक्राइब करे होंगे तो जैसे ही इस पर जाएगा ऑटोमेटिक आपके पास मैसेज आ जाएगा और आप वीडियो